नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शेयर बाजार में ना हमेशा कोई ना कोई ऐसी कहानी चलती रहती है जो हर रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं येस बैंक की। सोशल मीडिया पर आजकल एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि क्या येस बैंक भविष्य का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बन सकता है। बाजार में चारों तरफ इसी लेकर कई तरह की अटकलें और हाइप है। लेकिन आज हम इस सारी हाइप को पूरी तरह से किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ ठोस आंकड़ों और इसके वास्तविक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल कहानी आखिर क्या चल रही है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर उस रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है जो या तो येस बैंक के शेयर पहले से होल्ड कर रहा है या फिर इसमें नई एंट्री लेने का मन बना रहा है। क्या ये अगला SBI बनेगा? जब भी कोई शेयर एक भारी गिरावट के बाद खुद को संभालने की कोशिश करता है तो लोग अक्सर उसमें एक बहुत बड़े मल्टी बैगर की तलाश करने लगते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि निवेश के फैसले भावनाओं या सोशल मीडिया के शोर पर नहीं बल्कि गणित और लॉजिक पर आधारित होने चाहिए। इसलिए आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से नंबर ड्रिवन और हाइप फ्री होगा। हवाई बातें नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे? पहला, क्या ये वाकई भविष्य का SBI है? दूसरा, दोनों की जमीनी हकीकत की तुलना। तीसरा, इसके वित्तीय विश्लेषण और चुनौतियां। और अंत में हमारा फाइनल कंक्लूजन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी सबसे बड़े सवाल की। क्या येस बैंक सच में भविष्य का SBI बन सकता है? देखिए, किसी भी स्टॉक को लेकर ये तय करना कि उसे खरीदना है, बेचना है या होल्ड करना है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला होता है। यही कारण है कि हमें सोशल मीडिया के इस शोर शराबे से बाहर आना ही होगा। अगर हम केवल सुनी सुनाई बातों पर भारी भरकम निवेश कर देंगे तो एक बहुत बड़े वित्तीय नुकसान का जोखिम हमेशा बना रहेगा। इसलिए वास्तविक सच्चाई जानने के लिए हमें सीधे कंपनी की बैलेंस शीट और उसकी कोर परफॉर्मेंस पर नजर डालनी होगी। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, यानी दोनों बैंकों की जमीनी हकीकत की तुलना। यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प पॉइंट है इन दोनों बैंकों के साइज और स्केल का अंतर। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक है जो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसके पास सरकार का फुल सपोर्ट है और देश का सबसे बड़ा डिपॉजिट बेस भी इसी के पास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ जब हम येस बैंक को देखते हैं तो ये एक प्राइवेट बैंक है जो अभी हाल ही में एक बहुत बड़े संकट से गुजरने के बाद रिस्ट्रक्चर हुआ है। इन दोनों की नींव और मार्केट में इनका जो दायरा है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, येस बैंक की कहानी में कुछ बहुत ही पॉजिटिव बदलाव भी आए हैं। 2020 के उस ऐतिहासिक संकट से ये बैंक अब पूरी तरह बाहर निकल चुका है। आज की डेट में इस बैंक को एक बिल्कुल नया मैनेजमेंट चला रहा है और सबसे बड़ी बात, इस बैंक को कार्लाइल और एडवेंट जैसे बड़े और नामी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिल चुका है। जब भी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में आते हैं ना, तो उस बैंक की वित्तीय स्थिरता पर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो किसी भी टर्न अराउंड स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को साफ करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन्होंने अपने सारे पुराने फंसे हुए कर्ज यानी बैड लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC को ट्रांसफर कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी क्लीन अप प्रोसेस थी। लेकिन अगर हम मुनाफे की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में येस बैंक अभी भी अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे SBI, HDFC और ICICI से काफी पीछे चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुरानी गंदगी तो साफ हो गई है, लेकिन कमाई की वो असली रफ्तार आनी अभी बाकी है। यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बैंक का वित्तीय विश्लेषण और उसकी मौजूदा चुनौतियां। अगर हम आज की फाइनेंशियल स्थिति को देखें तो एक बहुत ही मजबूत सिग्नल हमें दिखाई देता है। बैंक का रिटेल डिपॉजिट बेस लगातार बढ़ रहा है और हम जानते हैं कि किसी भी बैंक के लिए आम जनता का पैसा यानी रिटेल डिपॉजिट ही उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। आम लोग वापस बैंक पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन असली चैलेंज दूसरी तरफ है। बैंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो बिना रिस्क बढ़ाए अपनी लोन बुक को कैसे तेजी से बढ़ाए। सेफ तरीके से लोन बांटकर ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है जिस पर बैंक को अभी खुद को साबित करना है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे इक्विटी बेस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये किसी कंपनी द्वारा मार्केट में जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या होती है। अब जब किसी कंपनी का इक्विटी बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है
तो उस कंपनी के शेयर प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर ले जाने के लिए मार्केट से बहुत भारी मात्रा में पैसे यानी कैपिटल इनफ्लो की जरूरत पड़ती है। येस बैंक के मौजूदा शेयर प्राइस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही विशाल इक्विटी बेस हमें समझाता है कि येस बैंक के साथ असल में हो क्या रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर बैंक का इक्विटी बेस बहुत बड़ा हो गया है, मार्केट में इसके शेयरों की भरमार है और ठीक इसी वजह से ये शेयर फिलहाल एक दायरे में यानी कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें रॉकेट जैसी तेजी आएगी या रातों रात उछाल आएगा, तो इतने बड़े इक्विटी बेस के साथ उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसे ऊपर जाने के लिए बहुत ही कंसिस्टेंट और धीमे मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? आइए आते हैं हमारे चौथे और अंतिम भाग पर, द फाइनल वर्डिक्ट। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने एक बहुत ही क्लियर मैट्रिक्स है। ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, बल्कि अलग अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल्स के हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कौन सा रास्ता क्या नतीजे दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल सिनेरियो की। देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा, तो सच कहूँ ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। जैसा हमने अभी इक्विटी बेस वाले पार्ट में समझा, येस बैंक का मौजूदा स्ट्रक्चर क्विक रिटर्न देने वाला है ही नहीं। तो जो लोग कुछ ही हफ्तों में भारी मुनाफे की उम्मीद में हैं, वो इस धीमी गति से निराश हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये उपयुक्त जगह नहीं है। अब आते हैं बाय यानी नई एंट्री के सिनेरियो पर। ये पूरी तरह से सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है और जो कम से कम 3 से 5 साल तक का पेशेंस रख सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही सख्त शर्त है, ऐसे स्टॉक में आपका निवेश आपके कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 2 से 3% ही होना चाहिए। किसी भी टर्न अराउंड स्टोरी में अपना सारा पैसा झोंक देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इसके लिए आपको सख्त अनुशासन और बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए। और फाइनली, होल्ड की रणनीति उन मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने इसे बहुत निचले स्तरों पर या फिर रीस्ट्रक्चरिंग के दिनों में खरीदा था। अब चूंकि बैंक एक्टिवली रिकवरी मोड में आ चुका है, नया मैनेजमेंट काम कर रहा है और डिपॉजिट बेस भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में सिर्फ पैनिक में आकर लॉस बुक कर लेना मौजूदा फंडामेंटल्स के हिसाब से लॉजिकल नहीं लगता। सिचुएशन को ध्यान से मॉनिटर करते हुए बने रहना यहाँ एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर बाजार के आंकड़े और स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमें एक बात जरूर सोचनी चाहिए, क्या येस बैंक की इस लंबी और धीमी टर्न अराउंड स्टोरी में मार्केट का सबसे पुराना टूल यानी आपका धैर्य, आपकी पेशेंस ही सबसे बड़ी और कीमती करेंसी साबित होगी? क्या एक रीस्ट्रक्चर हुए बैंक की ये धीमी लेकिन स्थिर सच्चाई आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से मैच करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो देखकर तय करना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पूरी कहानी को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।